NCERT क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस के क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। इसके सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किडनी इन ए ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम फोर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है? न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से, एक्सक्रीशन से या ट्रांसपोर्टेशन से? इसका सही उत्तर है किडनी का काम एक्सक्रीशन करना होता है, उत्सर्जन करना होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन ए प्लांट आर ए रिस्पॉन्सिबल फॉर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। कौन सा काम करता है जाइलम पादप में? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? क्या काम करता है? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन ए। इन ए प्लांट जाइलम इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। जो स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द एबव। स्वयंपोषी पदार्थ जब खाना बनाते हैं, कोई भी प्लांट अपने लिए जो खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या आवश्यक होते हैं? सबसे पहले हमें सनलाइट चाहिए, हाँ चाहिए। पत्तियों में क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो वो भोजन नहीं बना पाएगा, तो क्लोरोफिल आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है एंड वाटर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट फॉर्म द प्रिपरेशन फूड, हेंस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, द ब्रेक डाउन ऑफ ए पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ऊर्जा कहाँ देता है? तो शरीर का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, और वहीं पे पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, और ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में देता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। द ब्रेक डाउन ऑफ ए पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, हेंस ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, इसे डिस्क्रिप्टिव में आंसर देना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। हमारे भोजन में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन की ओर देखते हैं और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन का। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच आर यूजुअली एसिडिक इन ए नेचर एंड इट हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। पेट में जो भोजन होता है हमारे, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, और उसे क्षारीय बनाना जरूरी है। अगर छोटे आंत में उसे ऑब्जॉर्व करना है, डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए पैनक्रिया एंजाइम एक्सक्रीट करता है, जिसमें उसको एल्कलाइन बनाने का काम करता है। आगे देखते हैं। फैट आर यूजुअली present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them। जो फैट होते हैं छोटी आंत में, वो लार्ज ग्लोब्यूल में होते हैं, जो एंजाइम उस पर काम करना कठिन हो जाता है। और जो बाइल जूस होते हैं और पैनक्रिया से जो जूस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम होते हैं जो बड़े ग्लोब्यूल्स को, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो पैनक्रिया हेल्प करता है, एक्सक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें एंजाइम रहते हैं, लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन, प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। छोटी आंत के वॉल में, दीवार में ग्लैंड्स होते हैं विच एक्सक्रीट्स जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन द finally convert the protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and finally fat into fatty acid and glycerol। जो एंजाइम होते हैं छोटी आंत निकालते हैं, वो प्रोटीन
को एमिनो एसिड में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा का पाचन, फैट का पाचन पूरी तरह से संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन ए डाइजेशन ऑफ फूड? जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें मुंह के लार का, सलाइवा का क्या काम होता है? फूड वी इनटेक इज ए कॉम्प्लेक्स इन ए नेचर. If it is to be absorbed from the alimentary canal, then it has to be broken into small molecules. जो फूड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स तरीके से लेते हैं नेचर से। जो फूड होता है, फूड इंटेक करते हैं हम लोग, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जटिल होते हैं, और उसे हमारे आहार नाल द्वारा, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसे अब्सॉर्ब कर पाना कठिन होता है। उसको तोड़ना पड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, तब जाके वह काम हो पाता है। द प्रोसेस ऑफ मेनली डन विथ द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल एंजाइम, और उसे स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट द्वारा किया जाता है, जिसे एंजाइम के नाम से जानते हैं। और हमारे मुंह में वो एंजाइम सलाइवा में होता है। जो सलाइवा में एंजाइम होता है वो सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्टार्च को तोड़कर वो शुगर देता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? जो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है स्वयंपोषी पदार्थ के लिए, भोजन बनाने के लिए, और वो क्या देते हैं प्रोडक्ट के रूप में? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। द एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायर्ड ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द्वारा पादप अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, और एनर्जी और कार्बन रिक्वायर होते हैं। इट इज़ ए डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड सराउंडिंग एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो सारे जो सब्सटेंस है वो हमारे आसपास जो आउटसाइड वातावरण में होते हैं वहाँ से लेते हैं। द सब्सटेंस इज टेक in the form of a carbon dioxide and water which convert into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll. सब्सटेंस जो होते हैं, जो हमारे वातावरण से लिए जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होते हैं, और उसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट ऑफ सनलाइट के। और क्लोरोफिल जो पत्ती में होते हैं, वो ना हो तो खाना बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। The main purpose of a carbohydrate is to provide energy to the plant. The carbohydrates are not utilized immediately, but they are stored in the form of a starch. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी किसको? प्लांट को। और कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज वो तुरंत नहीं करते हैं, इमीडिएटली वो यूटिलाइज नहीं करते, वो उसे स्टोर करके रखते हैं। द स्टोर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। और उस स्टोर किए हुए स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल कर स्टोर करते हैं, और उसे यूज़ तब करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह स्वयंपोषी पदार्थ फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं स्वयंपोषी पदार्थ। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। पूछा जा रहा है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, और वैसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एनारोबिक मोड रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, तब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर ए CO2। द फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए साइटोप्लाज्मा while the second step take place in a mitochondria। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला चरण जो होता है वो साइटोप्लाज्मा में होता है, और दूसरा चरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए ऑल हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी उच्च दर्जे के प्राणी होते हैं, जैसे मानव, मनुष्य, लायन, टाइगर, डियर, वो सभी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इन द प्रोसेस
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज टेक प्लेस। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द absence ऑफ द फ्री ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड लिटिल एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल, CO2 और लिटिल मात्रा में मतलब थोड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। Even anaerobic respiration, the first step take place in a cytoplasma while the second step take place in a mitochondria। एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही साइटोप्लाज्मा में पहला चरण पूर्ण होता है और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो पूरी तरह नहीं टूटते हैं। The process of anaerobic respiration take place in a lower organism like yeast, some species of bacteria and tapeworm। छोटे जो बैक्टीरिया और टेपवर्म होते हैं, वो टेपवर्म हमारे पेट में होते हैं, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द एल्वुलाई डाइजेस्ट टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। ये क्वेश्चन को समझाने से पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर को पढ़ने के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ ए हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। जो हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो सकता है। हमारे शरीर में अगर कमी हो जाए हीमोग्लोबिन की तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल फॉर सेल्यूलर रिस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तरदायी होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी यानी कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता घट जाएगी, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, जिसे एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अगर ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में होने लगी तो इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। इस तरह हीमोग्लोबिन की कमी से घातक परिणाम हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ए ब्लड इन ए ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज़ ए नेसेसरी। जो ब्लड होता है वो 2 बार प्यूरिफाई होता है, कहाँ से, हमारे हृदय से, हार्ट से। वो क्यों ज़रूरी है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्यवस्था क्यों है और यह आवश्यक क्यों है। डबल सर्कुलेशन मीन्स ए सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट। एक बार शरीर में जाने के लिए हमारे धड़कन से 2 बार गुजरना पड़ता है ब्लड को। द प्रोसेस हेल्प इन ए सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ये इसलिए होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग रह सके, ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है, जो बॉडी टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट रह सके। द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए ब्लड इंक्लूड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन The right ventricle pump deoxygenated blood into the lungs where it is oxygenated। जो राइट वेंट्रिकल होते हैं वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में, वेयर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड, जहाँ वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन जिसमें वो कंज्यूम कर सकता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ए ब्रेक डाउन बैक टू द लेफ्ट आर्टियम, फ्रॉम देयर इट इज़ pump into the left arterium and finally blood goes into the artery for systemic circulation. Systemic circulation, the oxygenated blood is a pump into various part of a body। Systemic circulation में oxygenated blood जो होता है वो पंप होता है शरीर के विभिन्न भागों में। From the left ventricle
और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप होता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी पासेस थ्रू वेना कर्व टू रीच द राइट एंट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहुंचता है राइट एंट्रियम में। इस तरह दोहरा परिसंचरण जरूरी है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा सके बॉडी टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल इन ए जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पादप उत्तक होते हैं, उसमें अंतर क्या क्या है वो पूछा जा रहा है। इसका पहला अंतर ये है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए जाइलम। जो जाइलम होता है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम टिश्यू हेल्प इन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए वाटर एंड मिनरल। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड। फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट ऑल अदर प्लांट पार्ट। जाइलम टिश्यू जो होता है वो प्लांट के विभिन्न पार्टों में, विभिन्न भागों में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ले जाता है, वो ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड में नहीं जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में पेड़ अपने पत्तियां झड़ा देते हैं ताकि ज़्यादा जल का बाष्प उत्सर्जन ना हो सके और पेड़ के पास पर्याप्त जल हो सके, क्योंकि गर्मी के दिनों में वर्षा कम होती है और जल का स्तर पृथ्वी पे नीचे चला जाता है। जबकि फूड इज़ ए ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होती है वो दोनों दिशाओं में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में जा सकती है, और इस तरह पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम टिश्यू द्वारा। इस तरह अगला क्वेश्चन और एक बचा है, उसमें भी आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग लेक्चर के दौरान, चैप्टर डिस्कशन के दौरान पूरा कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।